नमस्कार सभी को। माई सेल्फ डॉक्टर रमेश मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में भारत के संविधान की प्रस्तावना का भी अध्ययन किया था। अब हम उसको ही आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे। कल के वीडियो में हमने भारतीय प्रस्तावना के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उनमें से हमने जो अध्ययन किया वो है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य आदि शब्दों का, आदि मूल्य या तत्वों का अध्ययन किया। आज हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुता, देश की एकता, अखंडता आदि तत्वों का अध्ययन करेंगे। अब हम सबसे पहले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के बारे में पढ़ेंगे कि सामाजिक न्याय क्या होता है, आर्थिक न्याय क्या होता है, राजनीतिक न्याय क्या होता है और इन्हें भारत की प्रस्तावना में क्यों शामिल किया गया है। यानी जो भारतीय प्रस्तावना के तत्व हैं उनका हमें पता होना चाहिए कि इनका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम सामाजिक न्याय का बारे में अध्ययन करेंगे। यानी सामाजिक, आर्थिक न्याय, इन शब्दों के आधार पर संविधान के लक्ष्य का वर्णन किया गया है। हमारे संविधान के द्वारा प्रतिनिधित्वात्मक शासन को अपनाया गया है, यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है, जो व्यवहार के अंतर्गत बहुमत वर्ग का ही शासन होता है। लेकिन हमारे संविधान का लक्ष्य अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त करना है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य क्या है? समाज में व्यक्ति को व्यक्ति के नाते महत्व दिया जाना चाहिए। यानी समाज में व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते महत्व देना चाहिए और जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, नस्ल, संपत्ति किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय की स्थिति के अंतर्गत अस्पृश्यता, छुआछूत जैसी कृत्रिम सामाजिक दीवारों के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। सामाजिक न्याय में छुआछूत का कोई स्थान नहीं होता। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के साथ साथ समानता प्रदान की जाती है। यानी सामाजिक न्याय तो हमने पढ़ लिया कि समाज में व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते महत्व दिया जाता है, उसके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता और सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। उन्हें समान स्वतंत्रता, समान समानता प्राप्त होती है। अब हम आर्थिक न्याय अध्ययन करेंगे। आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का पूरक है। इसका तात्पर्य है कि ऐसी व्यवस्था का अंत कर दिया जाना चाहिए जिसमें कुछ साधन संपन्न व्यक्तियों द्वारा बहुसंख्यक साधनहीन व्यक्तियों का शोषण किया जाए। यानी ऐसी कोई भी व्यवस्था हो जहाँ पर साधन संपन्न व्यक्ति साधन विहीन व्यक्तियों का शोषण करे। आर्थिक न्याय के इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव है जब उत्पादन और वितरण के साधनों पर संपूर्ण समाज का अधिकार हो और उसका प्रयोग सारा समाज संपूर्ण समाज हित की दृष्टि से कार्य करे या उनका प्रयोग करे। इसमें सभी व्यक्तियों के लिए उनकी क्षमता, योग्यता के अनुसार रोजगार के बदले में भरण पोषण के लिए पर्याप्त वेतन, गंभीर आर्थिक विषमताओं का अंत आदि बातें नहीं है। यानी व्यक्तियों को उसकी क्षमता, योग्यता के अनुसार रोजगार मिलेगा और रोजगार के बदले में उनको पर्याप्त वेतन मिलेगा और जो भी आर्थिक विषमताएं होगी उनका अंत होगा। आर्थिक न्याय के इस लक्ष्य की प्राप्ति कल्याणकारी राज्य या समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना के आधार पर ही की जा सकती है। आर्थिक न्याय की प्राप्ति हम सामाजिक ढांचे के अंतर्गत ही प्राप्त कर सकते हैं। अब हम राजनीतिक न्याय का तात्पर्य यानी क्या होता है इसका अध्ययन करेंगे। राजनीतिक न्याय का तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र और समान रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में उसको स्वतंत्र रूप से, समान रूप से भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए
व्यक्तिगत अधिकार होना चाहिए और धर्म, जाति, लिंग के आदि के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में भेदभाव राजनीतिक न्याय के अंतर्गत निषेध होता है। यानी किसी भी आधार पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी को राजनीतिक क्षेत्र में समान रूप से भाग लेने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। यही राजनीतिक न्याय है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के संदर्भ में समानता का जो उल्लेख किया गया, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, राजनीतिक न्याय हो, सभी में समानता जरूरी है। सामाजिक न्याय में समानता होना जरूरी है, आर्थिक न्याय में समानता होना जरूरी है और राजनीतिक न्याय में भी, तभी वह वास्तव में न्याय होता है। उसमें यह भाव निहित है कि समाज के कमजोर और पिछड़े हुए वर्गों के लिए न केवल अन्य व्यक्तियों के समान वरन विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि जब तक उनके लिए ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक उनके द्वारा समाज के अन्य व्यक्तियों के समान अपने व्यक्तित्व के विकास और पर्याप्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की प्राप्ति का कार्य नहीं किया जा सकेगा। यानी कमज़ोर वर्गों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, तभी ही जाके वे अन्य व्यक्तियों के समान अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगे। अतः भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ वर्गों के लिए विशेष सुविधाओं की जो व्यवस्था की गई है वह न्याय की धारणा के अनुकूल और उसकी प्राप्ति का एक साधन है। भारतीय संविधान के द्वारा प्रजातंत्रीय व्यवस्था और व्यक्तिगत अधिकार को अपनाकर राजनीतिक न्याय को तत्काल ही प्राप्त किया गया। एंड भारतीय संविधान में तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था करके व्यक्तिगत अधिकार को अपनाकर राजनीतिक न्याय की स्थापना कर दी गई है। सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए मौलिक अधिकारों, विशेषतः समानता के अधिकार में व्यवस्था की गई है। धर्मनिरपेक्षता भी इसी दिशा में एक चरण है, लेकिन न्याय के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण आर्थिक न्याय है। हमारे संविधान निर्माता इस तथ्य से परिचित थे कि आर्थिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति तत्काल नहीं की जा सकती, अतः उनके द्वारा आर्थिक न्याय से संबंधित प्रावधानों को मौलिक अधिकारों में नहीं वरन किसमें जोड़ा गया है, नीति निर्देशक तत्वों में। भारत राज्य में आर्थिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक कदम उठाए गए। भारत में आर्थिक न्याय प्राप्ति के लिए अनेक कदम उठाए गए, लेकिन जो कुछ किया गया उसकी तुलना में बहुत अधिक किया जाना शेष है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि भारत के करोड़ों लोग आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत लंबे समय तक और मौन रूप में प्रतीक्षा नहीं करते रहेंगे। अब हम संविधान की प्रस्तावना के मुख्य तत्व स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत न केवल न्याय वरन इसके साथ ही स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व को भारतीय संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। हमारे संविधान निर्माता नकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा से नहीं वरन ऐसी सकारात्मक स्वतंत्रता से प्रेरित थे जिसके आधार पर व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास संभव होता। नकारात्मक स्वतंत्रता की जगह वे सकारात्मक स्वतंत्रता से प्रेरित थे ताकि व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास संभव हो सके। इसी आधार पर उनके द्वारा विचार व्यक्ति यानी इसी धारणा के आधार पर उन्होंने कौन कौन स्वतंत्रता अपनाई? विचार व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता को संविधान ने स्थान दिया। स्वतंत्र न्यायपालिका की धारणा को भी अपनाते हुए संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता की रक्षा के साधन की व्यवस्था की गई। यानी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उन्होंने एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था भी की। समानता स्वतंत्रता की पूरक है। हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा समानता को दो आयामों में अपनाया। एक तो प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता। अवसर की समानता वह साधन है जिसके आधार पर प्रतिष्ठा की समानता को प्राप्त किया जा सकता है। यानी अवसर की समानता प्राप्त होगी तभी जाके हमें प्रतिष्ठा की समानता प्राप्त होगी। हमारे संविधान का अंतिम आदर्श भ्रातृत्व या बंधुता है। अंतिम आदर्श क्या है? भ्रातृत्व, बंधुता। संभवतः इसकी प्रेरणा हमें 10 दिसंबर 1948 के मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र यूनिवर्सल
डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रथम अनुच्छेद से प्राप्त की गई। इस अनुच्छेद में कहा गया है, यानी जो प्रथम अनुच्छेद है मानव अधिकारों की सार्वलौकिक घोषणा पत्र का, उसमें क्या कहा गया है कि सभी मानव क्या हैं, स्वतंत्र उत्पन्न हुए हैं और सम्मान तथा अधिकारों में समान हैं। उन्हें प्रकृति से विवेक तथा विश्वास प्राप्त है। उनके द्वारा एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना के आधार पर आचरण किया जाना चाहिए। यानी व्यक्ति विवेकशील है और विश्वास भी प्राप्त हुआ है एक दूसरे के प्रति, तो उन्हें एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना, बंधुता की भावना को अपनाना चाहिए। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। हमारे संविधान निर्माता भारत की विविधताओं के अंतर्गत मूलभूत रूप में विद्यमान एकता से परिचित थे कि हमारे भारत में विविधताओं में भी एकता है। वे चाहते थे कि भारत के नागरिक क्षेत्रता, प्रांतवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद को महत्व न देते हुए भारत की आधारभूत एकता की भाव को अपनाएं। अतः हमारे संविधान का बंधुता का आदर्श 2 आधारों पर टिका हुआ है। जो हमारा बंधुता का लक्ष्य है वो 2 आधारों पर टिका हुआ है, राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा। हमारे संविधान निर्माताओं के मन और मस्तिष्क में इस देश के समस्त नागरिकों के लिए बंधुता और इसके साथ ही राष्ट्र की एकता का विचार बहुत अधिक प्रबल था और इसी कारण उनके द्वारा संघात्मकता के बावजूद एकल नागरिकता के आदर्श को अपनाया गया है। अब हम प्रस्तावना के आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे, यानी उसकी आलोचना किस आधार पर की गई और इसका क्या महत्व है। आलोचनात्मक मूल्यांकन में दोनों चीज़ों को हम देखते हैं। सबसे पहले हम आलोचना की भारतीय प्रस्तावना की आलोचना किस किसने की और किस आधार पर की। प्रस्तावना के संबंध में एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि प्रस्तावना के शब्द बहुत अधिक पवित्र होते हुए भी उन्हें न्याय योग्य, यानी बहुत अधिक पवित्र होते हुए भी ये न्याय योग्य स्थिति प्राप्त नहीं है। इनको न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर के शब्दों में, प्रस्तावना अपने आप में न तो शासन की शक्ति का एक स्रोत होती है और न ही शासन को किसी शक्ति से वंचित करने का साधन है। ये किसने कहा था? न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर ने, कि न तो ये कोई शक्ति का स्रोत है और न ही किसी की शक्ति से वंचित करने का साधन है। वस्तुस्थिति है कि जहाँ संविधान के शब्द अपने आप में नितांत स्पष्ट है, वहाँ प्रस्तावना के आधार पर कोई दूसरा अर्थ नहीं दिया जा सकता। लेकिन जहाँ संविधान के शब्दों में अस्पष्टता है, वहाँ उसकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना का आश्रय लिया जाता है। जहाँ स्पष्टता है वहाँ दूसरा अर्थ नहीं दिया जा सकता, और जहाँ संविधान के शब्दों में अस्पष्टता है वहाँ उनकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना का आश्रय लिया जा सकता है। क्योंकि जैसा कि भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव ने कहा, प्रस्तावना संविधान के आदर्शों व आकांक्षाओं को बताती है। प्रस्तावना क्या, जैसा कि भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव ने क्या कहा है कि प्रस्तावना संविधान के आदर्शों आकांक्षाओं बताती है। संविधान के क्या आदर्श है, क्या आकांक्षा है, इसको बताती है। न्यायाधीश महाजन ने गोपालन बनाम मद्रास राज्य में कहा था कि धारा 25(5) की जो व्याख्या मैंने की है उसका समर्थन संविधान की प्रस्तावना में अभिव्यक्त शब्दों से होता है। यह प्रस्तावना हमारे संविधान को उत्कृष्ट रूप प्रदान करती है। इस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज तक अंकित इस प्रकार के प्रलेख में सबसे श्रेष्ठ है और यह संविधान की कुंजी तथा संविधान का श्रेष्ठ अंग है। ओके बच्चों, थैंक्स। अब आपको अब इस पूरी जो मैंने 2 वीडियो में भारत की प्रस्तावना पढ़ाई है उसको ध्यान से पढ़ना है और इसके 2 क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, उनको लिखना है
भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए और 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या परिवर्तन किया गया। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संबंध हमारी राजनीतिक व्यवस्था के आदर्शों लक्ष्यों से है। इसकी व्याख्या करनी है। भारतीय संविधान का संबंध किससे है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के आदर्शों लक्ष्य से, और इसकी व्याख्या करनी है। तो कौन कौन से लक्ष्य है वो तो अपन ने पढ़े हैं ही सारे, उनकी व्याख्या करनी है तुम्हें। ये निबंधात्मक क्वेश्चन है 2। उसके बाद हमने जो एक एक पॉइंट पढ़ा है, प्रस्तावना की एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़ना है और इसका एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन बनता है। जैसे हम भारत के लोग हैं, इसका आशय पूछ रहे थे लघुतरात्मक अति लघुतरात्मक में। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या है, इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट कर पूछ लेते हैं, यानी अलग अलग पूछ लेते हैं, एक साथ ही पूछ लेते हैं। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्या होता है, इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और संविधान की प्रस्तावना का आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत कीजिए। ऐसे किसी में पूछ सकते हैं अलग अलग। राजनीतिक न्याय क्या होता है, सामाजिक न्याय क्या होता है, बंधुता क्या होती है, राष्ट्र की एकता अखंडता क्या है, इनके आज से पूछ सकते हैं, तुमसे अर्थ पूछ सकते हैं। तुम्हारे लघुतरात्मक अति लघुतरात्मक और निबंधात्मक किसी प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी जो भारत का संविधान है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज अब तक हमने जो वीडियो में पढ़ा है भारत की, मतलब जैसे कि अपन ने पढ़ा है संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, उसका चुनाव कैसे हुआ, कौन सी मिशन के तहत हुआ, इसकी मांग सबसे पहले किसने की, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें बनते हैं। संविधान का निर्माण कैसे किया। और फिर अब हम भारत की प्रस्तावना पढ़ रहे हैं। भारत की प्रस्तावना की एक एक लाइन एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है, इसमें से कहीं से भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए तुम्हें आप लोगों को क्या करना है, मतलब आपके बीए के अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी तैयारी करनी है। दूसरी साथ ही आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करनी है साथ में। प्रतियोगी परीक्षाओं में तुम्हारा वही 11th 12th बीए इन्हीं किताबों में से आता है। आप इनको ध्यान से पढ़ोगे तो आप आगे भी सफलता प्राप्त करोगे। कल हम भारत के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। ओके बच्चों, थैंक्स।